सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारी क्लास का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ मैमल्स या एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। ठीक है, इसमें ये इसका सिनॉप्सिस है 9 पॉइंट का। इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस, मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। मैमल्स में हमें ये पता चलता है गाइस कि मैमल्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें स्तन पाया जाता है और ये बच्चे देने वाले होते हैं, ना कि अंडे देने वाले जीव होते हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि बकरी हो गया, ठीक है, बकरी, चूहा, बिल्ली, ये सारी जो जानवर हैं ये मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंटो मैमल्स का उद्भव लेट टेरेस्ट्रिक पीरियड यानी कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। 200 मिलियन वर्ष पूर्व ही मैमल्स का वो हुआ था ओरिजिन। ठीक है, स्तनधारी साइनैप्सिड लेप्टाइल से विकसित हुए और विशेष रूप से थेराप्सिड नामक समूह से, यानी कि जो मैमल्स थे वो रेप्टाइल से विकसित हुए थे। ठीक है, इसका विकास पृथ्वी के बदलते हुए वातावरण में हुआ और उन्होंने विभिन्न एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अनुकूलन विकसित किए, जैसे कि मेमोरियल ग्लैंड, हेयर और एंडोथर्मी, यानी कि गर्म रक्तता। ठीक है, यानी कि जो मैमल्स हैं उनका विकास पर्यावरण के बदलते हुए इन्वायरमेंट से हुआ। धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जो चेंज आते गए उस तरह से फिर ओरिजिन हुआ मैमल्स का। ठीक है, इनमें ग्लैंड्स, हेयर और वार्म ब्लडेड का एवोल्यूशन होता गया। ठीक है, इसका हम डेफिनेशन देखेंगे मैमल्स का। मैमल्स में वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड्स यानी कि दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती है, हेयर्स और 3 मिडल ईयर बोन पाई जाती है और ये अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनके जो बच्चे होते हैं उनको ये दूध पिलाते हैं और इनमें दुग्ध ग्रंथियां, साथ ही में हेयर्स पाए जाएंगे और कान में 3 मिडल ईयर बोन पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया मैमल्स का डेफिनेशन। ही होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, आप ये याद रखिएगा कि मैमल जो की हैं वो एक वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थ्योरीज ऑफ मैमेलियन ओरिजिन। ठीक है, मैमल्स की उत्पत्ति को लेकर कई वैज्ञानिकों ने डिफरेंट डिफरेंट सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, इसमें फॉसिल रिकॉर्ड और कॉम्पिटेटिव एटोनॉमी के आधार पर माना जाता है कि जो मैमल्स हैं वो साइनेप्टिस रिप्टाइल से विकसित हुए हैं। स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेप्टाइल थे उनसे ही मैमल्स का उत्पत्ति हुआ और इनको जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग तरीके से रिसर्च के अनुसार अपनी अपनी थ्योरीज दी। तो यहाँ पे जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उनको हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से, द रैप्सिड थ्योरी। थ्रैप्सिड थ्योरी, ठीक है, यह सिद्धांत के अनुसार स्तनधारी थेराप्सिड रेप्टाइल से विकसित हुए जो साइनोप्सिड रेप्टाइल के एक उपसमूह थे। यानी कि जो इस सिद्धांत के अनुसार में ये पता चलता है कि जो थेराप्सिड रेप्टाइल से विकसित हुए थे मैमल्स, जो कि साइनोप्सिड रेप्टाइल का एक उपसमूह थे। यानी कि जो उपसमूह या सब ऑर्डर था साइनोप्सिड रिप्टाइल, उसका एक उपसमूह से ही मैमल विकसित हुए। थेराप्सिड, पेरमिन और थेरेसिक काल में पाए जाते थे मैमल्स और उनके कुछ लक्षण स्तनधारियों से मिलते थे। ठीक है, ये जो रेप्टाइल थे उनका जो लक्षण था वो कुछ स्तनधारियों यानी कि मैमल से मिलता था। ठीक है, इनमें डिफरेंशियल टीथ, पार्टिकली डेवलप्ड एंडोथर्मी और इनलेडेड ब्रेन केस पाया जाता था। ठीक है, इसमें दांत की संरचना और वार्म ब्लड की संरचना और साथ ही ब्रेन का केस पाया जाता था। धीरे धीरे थेराप्सिड से विकसित कुछ जीवों में हेयर, मेमोरी ग्लैंड एंड लाइफ बर्थ जैसी विशेषताएं उभरने लगी, जिससे वह आधुनिक स्तनधारियों में परिवर्तित होती गई। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन होता चला गया उस प्रकार से ये विकसित हुए और इनमें हेयर का बनना स्टार्ट हुआ, मेमोरी ग्लैंड का बनना स्टार्ट हुआ और ये एक जीवित बच्चे को जन्म देने वाले विशेषताओं को उभारने लगे स्वयं के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारा साइनोडोंट सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार स्तनधारी यानी कि मैमल्स जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से साइनोडोंट्स जो कि थेराप्सिड रेप्टाइल का एक उन्नत समूह है जिससे हुई थी। साइनोडोन्स में स्ट्रॉन्ग जॉ मसल, सेकेंडरी प्लेट्स एंड कॉम्प्लेक्स टी स्ट्रक्चर और इम्प्रूव्ड लोकोमोशन जैसी विशेषताएं उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, यानी कि इसमें जो इसके बाद की जो थ्योरी है इसमें पता चलता है कि इसमें जॉ की मसल यानी कि जबड़े की मांसपेशियां विकसित हो चुकी थी और कॉम्प्लेक्स यानी कि दांतों और टीथ यानी कि दांतों की स्ट्रक्चर अच्छे से
उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, इसमें इम्प्रूव्ड लोकोमोशन की जैसी विशेषताएं भी आ गई थी, जो स्तनधारियों की ओर संकेत करती हैं, जो मैमल्स में पाई जाती है। ठीक है, थैलेसिक काल में कुछ साइनोडोंट्स ने अधिक विकसित शारीरिक लक्षण प्राप्त किए, जिससे वे प्रीमेटिव मैमल्स में बदल गए। यह सिद्धांत जीवाश्म प्रमाण द्वारा सबसे अधिक समर्थित है। यानी कि ये जो थ्योरी है साइनोडोंट की, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है मैमल्स की ओरिजिन में लेकर। ठीक है, धीरे धीरे कुछ मैमल्स अधिक विकसित होते चले गए और जिनको प्रीमिटिव मैमल्स में बदल गए। ठीक है, इसे हम समझ सकते हैं कि प्रीमिटिव यानी कि आदिम, सबसे पहले पाए जाने वाले मैमल्स हमें पता दिखाई देने लगे, जो थे साइनोडोंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार स्तनधारियों की उत्पत्ति किसी एक एकल पूर्वज से नहीं हुई, बल्कि यह कई अलग अलग सरीसृप यानी कि रेप्टाइल के ग्रुप से विकसित हुए थे। इस थ्योरी से हमें ये बताया जाता है कि जो एक मैमल का उत्पत्ति है वो किसी एक या सिंगल पेरेंट से नहीं हुआ, बल्कि कई अलग अलग रेप्टाइल के ग्रुप से मिलकर बना है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रोटोथर्निन्स यानी कि एग लाइन मैमल्स, मेटाथर्निस यानी कि मार्व स्लेल्स और यूथेरेंस यानी कि प्लेस्टल मैमल्स अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए, जिनका संबंध विभिन्न साइनेप्सिड रेप्टाइल से था। इसमें भी वैज्ञानिकों ने माना है कि जो मैमल्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पूर्वजों से ही उत्पन्न हुए थे। हालांकि इस सिद्धांत को कम समर्थन प्राप्त है, क्योंकि अधिकांश फॉसिल रिकॉर्ड ये दर्शाते हैं कि सभी स्तनधारी थैलापसिड रेप्टाइल से ही विकसित हुए हैं। यानी कि ये जो पॉलीफाइलेटिक का थ्योरी है, इसमें इसको कम मान्यता इसलिए प्राप्त है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फोसिल यानी कि जो हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि थैलापसिड रेप्टाइल से ही सभी स्तनधारियों का विकास हुआ है। नेक्स्ट है फोर्थ, फॉसिल एविडेंस ऑफ मेमिलियन ओरिजिन। मैमल्स की उत्पत्ति को समझने में फॉसिल रिकॉर्ड्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो अवशेष मिले हुए हैं पहले के प्रिमिटिव मैमल्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमें समझने में। ठीक है, जीवाश्म यह दर्शाते हैं कि स्तनधारी जीवों का विकास साइनोप्साइड रेप्टाइल से हुआ था, विशेष रूप से थैलापसिड और साइनोसाइड के माध्यम से। विभिन्न भूवैज्ञानिकों के युगों में पाए गए जीवाश्म इस क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। यानी कि जो जीवाश्म थे उनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैमल्स का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, उसका हमें एविडेंस मिलता है। तो इस प्रकार का क्रमिक विकास यानी कि स्टेप बाय स्टेप उनका विकास हुआ। इसमें फर्स्ट स्टेप था पेलिकोसॉर्स, जो फर्स्ट मैमल कहलाए गए, है ना, इसे हम पेलिकोसॉर्स के नाम से जानते हैं। पर्मियन काल यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पाए जाने वाले पेलिकोसोरस सबसे प्रारंभिक साइनोप्साइड रेप्टाइल्स थे। प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले बने हुए मैमल्स थे। ये कोल्ड ब्लडेड जीव थे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो सबसे पहले मैमल्स इस पृथ्वी पर पाए गए थे वे थे कोल्ड ब्लडेड जीव, यानी कि कोल्ड ब्लडेड थे वो। ठीक है, लेकिन इसमें स्तनधारियों जैसी कुछ विशेषताएं थी, जैसे सिंगल टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, खोपड़ी में एक छिद्र, एंड एंगलार्जेड जॉ मसल और डिफरेंशिएट टीथ, यानी कि इसमें दांत और जबड़ों की मांसपेशियाएं और खोपड़ी में एक छेद जैसी संरचना पाई गई थी। इनका प्रमुख उदाहरण डिमेटोरोडोन है, जो स्तनधारियों को पूर्वजों में से एक माना जाता है। ठीक है, ये इसका जो अवशेष है जीवाश्म कुछ इस प्रकार से दिखाई देता था। ठीक है, इसमें जॉ यानी कि जबड़े का विकास था और दांत का भी विकास था। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज तो था मैमल्स के ओरिजिन का, वो था थेराप्सिड्स। लेट पेरमाइन और थेरासिक काल लगभग 260 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व में विकसित थेराप्सिड या पॉलीसेरस से अधिक उन्नत थे, है ना। ये थे 260 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाने वाले जीव। ठीक है, ये जो थेराप्सिस हमने पहले देखा और पाइलोसोरस से ज़्यादा अधिक उन्नत, यानी कि इनमें थोड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। इनमें सेमी इरेक्ट पोस्टर, एंगलारिस बेन केस और हेट्रोडोंट डेफिशिएंट विभिन्न विभिन्न प्रकार के दांत का विकास हो गया था, है ना। इसमें ब्रेन का सेल पाया गया था एंड विभिन्न टाइप के दांत का विकास भी हो चुका था, किसमें पेलियोसोरस से अधिक थे। और ये था थेराप्सिड्स, यानी कि थेराप्सिड थे। ठीक है, कुछ थेराप्सिस में पेरिटल एंडोथर्मी यानी कि अंशत घनरक्तता और विसरल लाइक स्ट्रक्चर होने के प्रमाण भी मिले हैं। इनका प्रमुख उदाहरण बियारोमोसोरस एंड
लाइकोनोप्स हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ उदाहरण हमें इस प्रकार से मिले हैं, जो कि अर्धगर्म रक्तशीलता, ना ही वो कोल्ड ब्लडेड थे और ना ही वो वार्म ब्लडेड थे, यानी कि बीच के, ना ही कोल्ड ना वार्म, इसे हम कहते हैं एंडोथर्मी, यानी कि अंशतः गर्म रक्तता, यानी कि हल्के फुल्के गर्म रक्त वाले, एकदम गर्म रक्त नहीं जैसे कि नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत इनमें डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो गया था। ये इसके एग्जाम्पल है और इनके एविडेंस है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है साइनोडोन्स, ठीक है। टेरासिक काल लगभग 250 से 200 मिलियन वर्ष पूर्व में विकसित साइनोडोन्स थैराप्सिड का सबसे उन्नत समूह था, यानी कि सबसे ज्यादा विकसित समूह था कह सकते हो। इनमें कई स्तनधारी जैसे विशेषताएं उत्पन्न हो चुकी थी, मतलब धीरे धीरे यहाँ पे विशेषताएं उत्पन्न होने लगी थी और इनमें काफी विशेषताएं आ चुकी थी, ठीक है। इन जीवों में सेकेंडरी प्लेट, यानी कि मुंह में दोहरी संरचना, एक साथ खाने और सांस लेने की, एक साथ खाने और सांस लेने की क्षमता का विकास हो चुका था, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी प्लेट, मुंह में दोहरी संरचना का विकास हमने को देखने को मिला। नेक्स्ट था डिफरेंशियल टीथ, थी, यानी कि जो स्तनधारियों में भी पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, खाने जबड़ों में अलग अलग प्रकार के टीथ, मतलब दांतों की संरचना इसमें विकसित हो गई थी। डियामार्फर नियर डाइमार्फम का उपस्थिति, इससे अधिक प्रभावी श्वसन प्रणाली का विकास हुआ था, डायफ्राम की उपस्थिति, सॉरी गाइस, जिससे श्वास लेने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी हुई। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हेयर एंड वेसल, जिसके संकेत मिलता है कि गर्म रक्तीय होने लगे थे, यानी कि इनके बॉडी में हेयर्स का विकास होने लगा था, जिससे ये हमें संकेत मिला कि ये वार्म ब्लडेड थे। नेक्स्ट है साइनोडोन के प्रमुख उदाहरण थ्रीरानोडो एक्सोडोन एंड साइनोगेनेटोथुस एंड प्रोबियोनोग्नेटोस हैं, जो आधुनिक स्तनधारियों के पूर्वज माने जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिए गए यहाँ पे, ये जो अभी के आधुनिक, यानी कि अभी पाए जाने वाले जो मैमल्स हैं, उनके पूर्वज माने जाते हैं, यानी कि इनका उत्पत्ति उनसे हुआ था, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट है मार्गोनोकोड्स, यानी कि जुरासिक काल, लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाने वाले जो मार्गनोकोडोन्स थे में विकसित मार्गनोकोड्स सबसे प्रारंभिक ट्रू मैमल्स माने जाते हैं, यानी कि ये सबसे स्टार्टिंग के ट्रू मैमल्स, यानी कि पूरी तरह से मैमल्स माने जाते थे। इनमें वेल डेवलप्ड मैमेलियन जॉ और 3 बोन मिडिल ईयर पाया जाता था, स्मॉल बॉडी साइज और इंसेक्टिवोरस डाइट थी, ठीक है। इंसेक्टिवोरस डाइट का मतलब है कि जो इंसेक्ट को फीड करते हैं वो होती है इंसेक्टिवोरस डाइट इनमें पाई जाती थी। इनकी बॉडी का साइज छोटा होता था और इसमें 3 बोन मिडिल ईयर पाया जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट इसका उदाहरण है मोनोगैनोडोन, जो पहला वास्तविक स्तनधारी माना जाता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, जो पहला वास्तविक यानी कि ट्रू मैमल्स माना जाता है। नेक्स्ट है मल्टी ट्यूबल कुलेटिस, केटाकर्कस काल लगभग 140 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व में मल्टी ट्यूबेलिकुलटिस सबसे सफल प्रारंभिक स्तनधारी समूह थे। इनके दांत विशेष प्रकार के थे, जो कि पौधों और बीजों को पीसने के लिए अनुकूलित थे, यानी कि ये जो थे शाकाहारी जीव थे, शाकाहारी थे ये मैमल, ठीक है। ये सबसे प्रारंभिक स्तनधारी का जो समूह था वो बनाते थे। ये लगभग 140 से 70 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे, ये आप याद रखिएगा। यह समूह रोडेंट्स के समान था और डायनासोर के समय में यह सह अस्तित्व में रहा, यानी कि डायनासोर के साथ साथ में ये भी अस्तित्व में उस टाइम में था, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली यूरोथर्निस एंड मेटाथेरनियंस, ठीक है। क्रिएटोथर्स काल लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व में एंडोथेरियंस और मेटाथेरियंस के पूर्वज विकसित हुए। इन जीवों में अधिक विकसित प्लेसेंटा, लाइव बर्थ और बेटर पेरेंटल केयर की विकास हुआ, यानी कि ये जो जीव थे वो लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व आए और इनमें प्लेसेंटा का विकास हुआ और एक जीवित भ्रूण को जन्म देने वाले हुए, और इसमें बेटर पेरेंटल केयर, यानी कि अपने बच्चों की देखभाल करने का सबसे पहला विकास या व्यवहार संभव हुआ। इनके प्रमुख उदाहरण इयोमेया और सीनोडेलेप्थिस है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी फीचर्स इन मैमल्स।
मैमल्स ने अपने विकास के दौरान कई संरचनात्मक, शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूलन विकसित किए हैं, जिससे वे पृथ्वी के सबसे सफल वर्टिब्रेट्स में से एक बन चुके हैं। ठीक है, मैमल्स ने धीरे धीरे इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को जैसे जैसे ढाला है और अपने अंदर नए तरह के अडाप्टेशन को विकास किया है, जिससे वो एक सक्सेसफुल वर्टिब्रेट है। ठीक है, न इन विशेषताओं ने स्तनधारियों को विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जीवित रहने की मदद की। प्रमुख इवोल्यूशनरी फीचर्स मैमल्स के निम्नलिखित दिए गए हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं मैमल्स में, एवोल्यूशनरी फीचर जो धीरे धीरे आए, वो इस प्रकार से दिए गए हैं। चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट एवोल्यूशनरी फीचर है मैमरी गैंड्स, यानी कि स्तनधारियों में मैमरी गैंड्स का विकास हुआ, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। यह विशेषता मैटरल केयर को बढ़ावा देती है, जिससे नवजात को अधिक पोषण और सुरक्षा मिलती है। यानी कि ये जो ग्लैंड है मैमरी ग्लैंड, इससे दूध का उत्पादन होता है मैमल्स में, जिससे वो अपने बच्चों का पोषण पालन करते हैं और जिससे उनको पोषण और काफ़ी हद तक सुरक्षा भी मिलती है नवजात को। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर और फर। स्तनधारियों की त्वचा पर हेयर या फर पाया जाता है, जो इंसुलेशन प्रदान करता है, जिससे शरीर के तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। यानी कि मैमल्स में हेयर और फर का विकास हुआ, जिससे वो जिससे वो अपने शरीर का तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं और नियमित बनाए रखने में इनका मदद किया। ठीक है, यह विशेषता एंडोथर्मी यानी कि गर्म रक्तता के विकास से संबंधित है और शीतल तथा गर्म जलवायु में जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। जैसे कि कोई भी इन्वायरमेंट में अगर ठंडा गर्म जैसे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनके जो हेयर है या फर है उनके बॉडी पे, वो उनकी रक्षा करते हैं, इन्हें इन्वायरमेंट पे सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एंडोथर्मी। स्तनधारी वार्म ब्लडेड जीव हैं, यानी कि वो अपने शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखते हैं, एक ही स्थिरता पे रहते हैं। ठीक है, यह विशेषता हाई मेटाबॉलिक रेट और एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम के कारण विकसित हुई, जिससे वो चरम जलवायु परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। यानी कि जो वार्म ब्लडेड मैमल्स हैं जीव हैं, वो अपने बॉडी का जो एक टेम्परेचर लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं, स्थिर स्थिर अवस्था में रखते हैं, जिससे वो किसी भी परिस्थिति में आसानी से जीवित रह सकते हैं, और इससे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काफ़ी हद तक हेल्प मिलता है उनको जीवित रखने में। नेक्स्ट है फोर चैम्बर्ड हार्ट। स्तनधारियों में यानी कि मैमल्स में 4 कक्षों वाला फोर चैम्बर्ड लीवर पाया जाता है, जिससे ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का पूरी तरह से अलगाव होता है। यानी कि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड यानी कि जो ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन का ब्लड है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और आदान प्रदान है, जो कि सारे बॉडी ऑर्गन्स में होना होता है, वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि इनमें 4 कक्षों वाला हृदय पाया जाता है। यह विशेषता मेटाबॉलिक एफिशिएंसी को प्रदान करती है, उन्हें तेज गति से गतिविधि करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, उनको भागने में, दौड़ने में, अपने प्रेडेटर से बचने में ये जो गतिविधि है वो हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, स्तनधारियों में वेल डेवलप्ड लंग पाए जाते हैं, जो डायफ्राम द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनमें जो कि वेल डेवलप्ड ठीक है लंग्स पाए जाते हैं, जिनको सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, यह विशेषता अधिक प्रभावी गैस एक्सचेंज को सुनिश्चित करती है, जिससे स्तनधारी उच्च ऊर्जा व्यय कर सकते हैं और सक्रिय जीवन शैली अपना सकते हैं। यानी कि जो मैमल्स होते हैं, इनमें काफ़ी एडवांस रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो गैस का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान को मेंटेन करता है, जिससे वो अधिक एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी को चलाने में, अपनी जीवन शैली को चलाने में। ठीक है, नेक्स्ट है हेटेरोडोंट डेंटिनेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के दांत। स्तनधारियों में हेटेरोडोंट दीत विकास हुए, जिनमें इंसेक्टिसोरस, काइनेस, प्रीमोलर्स और मोलर शामिल होते हैं। ये दांत विभिन्न प्रकार के आहार, शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी, ये तीनों प्रकार के आहार के लिए अनुकूलित होते हैं। ये जो 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं मैमल्स में, ये तीनों प्रकार के आहार को आसानी से चबाने में मदद करते हैं, जिससे स्तनधारी अधिक विविधता के साथ भोजन कर सकता है, वो किसी भी प्रकार का आहार आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्लेट्स, यानी कि द्वितीयक तालु, यानी कि जबड़ा, इसे हम कह सकते हैं एक तरह से ऊपर का तालु,
और नीचे का तालु। तो जो सेकंड नीचे का तालु होता है, जो जबड़ा होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इस स्तनधारियों में सेकेंडरी प्लेट का विकास हुआ, जिससे वो एक साथ भोजन को चबा सकते हैं और सांस ले सकते हैं। यह विशेषता हायर फूड प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को प्रदान करती है और स्तनधारियों को अधिक ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती है। यानी कि इस जबड़े की मदद से, ये सेकेंडरी प्लेट की वजह से ये भोजन को अच्छी तरह से चबा सकते हैं और साथ ही साथ सांस भी ले सकते हैं, जो हाई फूड प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है और एनर्जी को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट है थ्री बोन मिडिल ईयर, यानी कि 3 हड्डियों वाला मध्य कान। स्तनधारियों में मेलिलुरस इंकुस और इंक्लस एंड स्टापस नामक 3 हड्डियों वाला मध्य कान विकसित हुआ, जो ध्वनि संवेदनशीलता को बढ़ाता है और बेहतर सुनने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि जो 3 हड्डियों वाला मिडिल ईयर है, जो मैमल्स में विकसित होता चला गया, जो कि सुनने की शक्ति को इनकी काफ़ी हद तक बेहतर बना देता है। यह विशेषता सरीसृपों की जॉ बोन्स से विकसित हुई मानी जाती है। यानी कि यह विशेषता मैमल्स में कहाँ से आई? रेप्टाइल्स के जॉ बोन से आई, यानी कि जबड़ी की हड्डियों से विकसित होती हुई मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ब्रेन। स्तनधारियों में कैरेब्रल कॉर्टेक्स बहुत विकसित होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमताएं विकसित होती हैं। यानी कि जो इनका ब्रेन बड़ा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और पूरी तरह से विकसित होता है, जिससे इनकी थिंकिंग और किसी भी चीज़ को याद रखना, किसी चीज़ को तुरंत से सीख जाना और प्रॉब्लम को अपने सामने आई हुई कैसे सॉल्व करना, इन सारी चीज़ों के लिए इनका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा अनुकूलित होता है। यह विशेषता स्तनधारियों को सोशल बिहेवियर और कम्युनिकेशन में अधिक सक्षम बनाती है। यानी कि इनके कम्युनिकेशन और इनके जो सामाजिक व्यवहार होता है, जो एक दूसरे के साथ ये करते हैं, उनमें ये अधिक उनको सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड विविपेरिटी। ठीक है। अधिकांश स्तनधारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन द्वारा प्रजनन करते हैं और विविपेरस यानी कि लाइव बर्थ देते हैं। ठीक है। यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर ही एग का फर्टिलाइजेशन होता है और अंदर ही इनका भ्रूण का काफ़ी कुछ हद तक विकास होता है। देन उससे वो एक जीवित भ्रूण को जन्म देते हैं। ठीक है। प्लेसेंटा की उत्पत्ति भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करती है, जिससे संतान की जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। जो कि प्लेसेंटा होता है, जो रहने वाले भ्रूण है, उनको भोजन पोषण की उसका उपलब्ध कराता है, जिससे जो भ्रूण है उसका विकास आसानी से होता है और वो जीवित रहता है। हालांकि मोनोटर्म्स जैसे पालिप्टोस एंड एचेनिडना अंडे देते हैं। यानी कि ये जो 2 टाइप के यहाँ पे बताए गए हैं मैमल्स, ये मैमल्स जो हैं वो कि अंडे देते हैं। ठीक है। कुछ मैमल्स, ये दोनों मैमल अंडे देते हैं, बाकी जो है लाइव बर्थ को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर। स्तनधारियों में विकसित मेरेंटल और पेरेंटल केयर नवजात शिशु की सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करते हैं। यानी कि जो अपने बच्चों की केयर करने वाला जो इनमें गुण पाया जाता है, वो बच्चों की सुरक्षा और पोषण प्रदान करती है। यह विशेषता हायर सर्वाइवल रेट प्रदान करती है और जटिल सामाजिक संरचनाओं को जन्म देती है। यानी कि ये बच्चों को हायर सर्वाइवल, यानी कि अधिक चांस देती है जीवित रहने का एक इन्वायरमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट है अडाप्टेशन ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट। स्तनधारियों ने टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय, जल और वृक्षवासी और एरियल जीवन शैली के विभिन्न अनुकूलन विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए केटाकेरस यानी कि व्हेल और डॉल्फिन जैसे जीव इसमें आते हैं, ने जल में रहने के लिए स्ट्रीमलाइन बॉडी, ब्लू व्हेल और लोवेल और फ्लिपर्स विकसित किए। यानी कि जो अडाप्टेशन हुए हैं वातावरण के अनुसार स्तनधारियों में, वो हो सकता है स्थलीय, हो सकता है जलीय है, और वृक्षवासी भी है, वायवी भी है। मतलब ये सारे तरह के इन्वायरमेंट में इन्होंने अडाप्टेशन कर लिया। जैसे व्हेल और डॉल्फिन का हमने देखा जो जल में अडाप्टेशन किया। नेक्स्ट हम देखेंगे बैट्स का। ये उड़ान के लिए मॉडिफाइड 4 लिम्ब और एक लोकेशन विकसित किया। मतलब इन्होंने मॉडिफाइड 4 लिम्ब और लोकेशन जैसे फीचर्स को अपने अंदर विकसित किया अपने इन्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है। प्रीमेट्स यानी कि बंदर और जो मनुष्य में आते हैं, ठीक है, वे वृक्षवासी जीवन शैली के लिए गास्पिंग हैंड्स और बॉनिकुलर विजन विकसित किया। यानी कि इनका जो विजन है और इनके जो हैंड्स पाए जाते हैं, ये वृक्ष में रहने वाली जीवन शैली के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। ठीक है। मैमल्स को उनके रिप्रोडक्टिव
मोड्स, एटोनॉमिकल फीचर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। यानी कि इनका जो पर्यावरणीय रिलेशनशिप है और इनका प्रजनन की जो क्रिया है और इनके जो शारीरिक बनावट है, इसके आधार पर बांटा गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण के अनुसार स्तनधारियों को 3 मुख्य उपवर्गों में बांटा है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इसका सब क्लास है प्रोटोथेरिया। यह स्तनधारियों का सबसे प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुराना समूह है, जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है। इनमें अंडे देने की क्षमता पाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से मैमल्स नहीं थे, स्टार्टिंग के थे, है ना। इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती है, लेकिन कई विकसित निप्पल नहीं होते। इनमें कोलाकिया पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव कार्यों के लिए एकल छिद्र के रूप में कार्य करता है। यानी कि इन पे जो डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्शन के लिए एक एकल छिद्र पाया जाता था, जिसे हम कहते हैं क्लोआका। ठीक है, इनमें कोई विकसित निप्पल्स वगैरह नहीं पाए जाते थे, जबकि दूध ग्रंथियां पाई जाती थी। नेक्स्ट है, ये मैमल्स आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लेट्यूपस एंड एचिडिना। ठीक है, स्पाइनी एक्सचेंजर्स। ठीक है, जैसे इसका हमने पहले भी देखा कि ये 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं मैमल्स के, जो अंडे देने वाले होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में और न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सब क्लास है मेटाथेरिया। ठीक है, इस वर्ग के स्तनधारियों में संतान अल्प विकसित अवस्था यानी कि प्रीमेच्योर स्टेज में जन्म लेती है और प्रिय माता के थैली में या मार्पेरम में पोषण प्रदान करती है, जिससे भ्रूण का विकास पूरी तरह से प्लेसेंटा में नहीं होता। यानी कि इस सब क्लास के अंदर क्या होता है, जो एक भ्रूण होता है वो अर्ध परिपक्व या अनमेच्योर या हाफ, मतलब अच्छी तरह से पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ होता, और वैसे ही वो जन्म ले लेता है। और उनकी जो माता होती है, इसकी जो फीमेल होती है, उनकी उनके बॉडी में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, थैलीनुमा संरचना में रहकर उनका आधा पोषण पालन उस थैली के अंदर होता है, आधा उसके बॉडी के अंदर हो चुका रहता है और आधा बॉडी से निकलने के बाद उस थैली के अंदर होता है। ठीक है, तो ये था ठीक है, अधिकांश मार्पीपेलस ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। यानी कि इसका उदाहरण हमने देखा कंगारू, कोआला, ओप्सम और टास्मेलियम टेव। ठीक है, ये इसके जो उदाहरण है, जैसे कि आपने कंगारू को देखा होगा कि उनका बच्चा जो है उनकी थैली में पोषण पालन के लिए कुछ टाइम तक, जन्म से कुछ टाइम तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लास है यूथेरिया। पूर्ण विकसित गर्भनाली स्तनधारी, यानी कि इसमें सबसे विकसित और विविध समूह है, जिसमें भ्रूण का विकास प्लेसेंटा के माध्यम से माता के शरीर में होता है। ये सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं। यानी कि ये जो सब क्लास के जीव हैं यूथेरिया के, ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में आसानी से रह सकते हैं। और इनका जो विकास था, ये सबसे अधिक विकसित और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के समूह में हुआ था। ठीक है, इसका भ्रूण का संपूर्ण विकास, यानी कि जब तक उस भ्रूण का पूरी तरह से विकास नहीं हो जाता, वो माता के प्लेसेंटा यानी कि माता की बॉडी के अंदर ही रहता है। इन यूथेरिया को उनकी संरचनात्मक विशेषताओं और जीवन शैली के आधार पर कई ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है। ऑर्डर्स ऑफ यूथेरियन मैमल्स हम देख लेंगे इनका ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है इसका इंसेक्टिवोरा। वे छोटे आकार के स्तनधारी होते हैं, जो कीड़ों यानी कि इंसेक्ट पर निर्भर रहते हैं। इनमें लंबी नाक, छोटे कान और तेज दांत पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हमने देखा इंसेक्टिवोरा, ये इंसेक्ट पर निर्भर रहने वाले मैमल्स होते हैं। ठीक है, इनका जो है उदाहरण हेडेश डॉग, मोल एंड शेरो, ये इसका उदाहरण है। इनमें नाक लंबी और छोटे कान और तेज दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है काइटोप्टेरा। यह एकमात्र स्तनधारी समूह है जिसमें सक्रिय उड़ान यानी कि ट्रू फाइट की क्षमता होती है। इनमें 4 लिम्स पतले झिल्लीदार पंख विंग्स में परिवर्तित हो गए हैं। ये इकेलो लोकेशन के माध्यम से अंधेरे में मार्ग खोजने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो ये जो काइटोप्टेरा ऑर्डर के जीव यह मैमल्स होते हैं, इनमें ट्रू फ्लाइट यानी कि इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा आप, एकमात्र मैमल्स का जो ऑर्डर है काइटोप्टेरा, इसमें ही उड़ने की क्षमता वाले जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो 4 लिम्स होते हैं वो पतले होते हैं और झिल्लीदार विंग में परिवर्तित हो चुके होते हैं। ठीक है, ये जो है अंधेरे में अपना मार्ग खोजते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं चमगादड़ को। ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है प्राइमेट्स। इनमें विकसित मस्तिष्क, हाथों में
ऑप्सेबल थम्स और बाइनोकुलर विजन पाई जाती है। यह अधिक सामाजिक और बुद्धिमान होते हैं। सबसे बुद्धिमान प्राइमेट्स जो है हम देख सकते हैं, ये होते हैं जिनमें थंब पाई जाती है उनके हाथों में, उनमें सबसे विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। ये सामाजिक यानी कि सोशल होते हैं, सोशल बिहेव करने वाले, एक सोशलिटी में रहने वाले जीव हैं और ये काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड भी होते हैं। उदाहरण के लिए हो गया मंकी, एपी, चिंपांजी, गोरिल्ला और ह्यूमंस, ये सारे आ जाते हैं प्राइमेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है कॉर्निवोरा। यह समूह मांसाहारी स्तनधारियों का है जिसमें तेज दांत, मजबूत जबड़े होते हैं, जिसमें शिकारी की प्रवृत्ति पाई जाती है और ये मुख्य रूप से मांसाहारी होते हैं। जो कॉर्निवोरा ऑर्डर है इसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। इसमें टाइगर, लॉयन, शेर, डॉग, वोल्फ, फॉक्स, हाइना, बियर, ये सारे जीव आते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं मोस्टली। इनमें तेज दांत और मजबूत जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये शिकार करने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है रोडेंडिया। यह सबसे बड़ा स्तनधारी गण पाया जाता है। यह गण है जिसमें इंसेक्सिसोरस इंसिओरस तेज और लगातार बढ़ते रहते हैं। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और बीज, अनाज तथा पौधे खाते हैं। यानी कि ये सबसे बड़ा ऑर्डर है स्तनधारियों का। ठीक है, जो कि बीज खाते हैं, अनाज खाते हैं और पौधे खाते हैं। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जैसे कि रैट हो गया, स्क्विरल और पेलिकाप्रिन और पिग वगैरह हो गए। ये सारे आ जाते हैं रोटेंडिया ऑर्डर के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर लेगोमार्फा। यह ऑर्डर खरगोशों से संबंधित है जिनमें दो जोड़ी इंसेक्सिसोरस होते हैं। ये तेजी से दौड़ने और छलांग लगाने में सक्षम होते हैं। इनके दो जोड़ी पैर पाए जाते हैं और तेजी से दौड़ने और छलांग लगाने में ये काफी ज्यादा माहिर होते हैं। इसका उदाहरण है रैबिट और हेयर। नेक्स्ट ऑर्डर है प्रोबोसिडा। प्रोबोप्सिडा, यह समूह में सबसे बड़े भूमि स्तनधारी आते हैं। इनमें लंबी सूंड और बड़े कान पाए जाते हैं, यानी कि एलिफेंट्स। इनमें लंबे कान और सूंड की संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट ऑर्डर है पेरिसोडेलेक्टाइला। ठीक है, इस समूह में वे स्तनधारी आते हैं जिनके खुर पाए जाते हैं, यानी कि हूफ्स पाए जाते हैं, विषम संख्या में होते हैं। इनका पाचन तंत्र काफी अधिक विकसित होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि जेब्रा हो गया, राइनोसोरस हो गया, हॉर्स हो गया। ठीक है, ये ऑर्डर के अंतर्गत आता है पेरिसोडेक्टिलिया। ठीक है, इसमें खुर की उपस्थिति पाई जाती है जिसे होविस कहते हैं। ये स्तनधारी जीव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है आर्टी आर्टियोडेक्टाइला। ठीक है, इसमें वे मैमल्स आते हैं जिनका खुर सम संख्या में होता है, जिसमें अधिकतर जुगाली करने वाले शाकाहारी होते हैं। यानी कि इनका जो हूफ्स है वो इवेंट टोडेड होता है, यानी कि दो दो पाए जाते हैं कि इवेंट पाए जाते हैं, हाफ हाफ दोनों प्रकार, दोनों साइड में सेम होते हैं। ठीक है, इनमें अधिकतर जुगाली करने वाले जीव पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जुगाली करने वाले जीव में क्या आता है, काऊ, बफेलो, डियर, कैमल, पिग और ग्रेफाई, जिराफ जिराफ सॉरी। ठीक है, तो ये आ जाते हैं ऑर्डर आर्टियोडाइला के अंतर्गत। नेक्स्ट ऑर्डर है सिटेशिया। यह पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का समूह है जिसमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी और फ्लिपर्स पाए जाते हैं। ये श्वसन के लिए लंग्स का यूज करते हैं और पानी की सतह पर आकर सांस लेते हैं। यानी कि इसमें आ जाएंगे आपका व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोise। ये स्टेशिया एक जलीय स्तनधारियों का जो है समूह है। इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि इनकी बॉडी पे एक धारी नुमा संरचना पाई जाती है और फ्लिपर्स पाए जाते हैं, यानी कि मछलियों में जो फ्लिपर नुमा संरचना पाई जाती है जो उनको जल में फ्लिप करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये जो जीव होते हैं ये पानी के सतह पर आकर सांस लेते हैं, जैसे कि वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है साइरेनिया। ये शाकाहारी जल स्तनधारी होते हैं। इनमें स्तरी कूड़ वाले स्तनधारियों में जैसी समानताएं पाई जाती है। इनका शरीर भारी और पैर फ्लिपर्स में परिवर्तित हो चुके होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी हैं परंतु जल में रहते हैं और सलीब खुर वाले स्तनधारियों से थोड़ी बहुत समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण है मैनेटी और डोंग डोंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर है जिम्नार्था। इस समूह के स्तनधारियों में धीमी गति और विशेष प्रकार के मजबूत नाखून पाए जाते हैं। इनमें दांत कम विकसित होते हैं या अनुपस्थित ही होते हैं। ठीक है, ये जिम्नार्था समूह के जो मैमल्स होते हैं वो काफ़ी स्लो मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। इनमें काफ़ी मजबूत नाखून पाए जाते हैं और दांत या तो होते हैं या तो बहुत कम होंगे या तो होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे कि स्लॉथ, एंटेरियल और आर्मेलिडो टीलो। ठीक है, ये जो है इनके
इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे, हम देख लेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैमिलियन ओरिजिन। मैमिलियन ओरिजिन का क्या इंपॉर्टेंट है हम देख लेते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन बनाने में स्तनधारियों ने विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में प्रेडेटर्स, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस के रूप में विकसित होकर फूड चेन और इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो मैमल्स हैं वो प्रेडेटर के रूप में इकोसिस्टम में उपस्थित होते हैं मोस्टली, जो कि शिकार करने वाले होते हैं, और कुछ हार्बीवोरस होते हैं, कुछ ओमिनीवोरस होते हैं, और इस प्रकार से फूड चेन को अच्छे से बैलेंस बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, स्तनधारियों में विकसित बड़े और जटिल मस्तिष्क यानी कि कार्यपल कॉर्टेक्स ने उच्च स्तर के सीखने, संचार और जटिल सामाजिक संरचनाओं को जन्म दिया, जिससे ये पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीवों में शामिल हो गए। ठीक है, जो मैमल्स हैं उनका मस्तिष्क काफ़ी बड़ा और विकसित होता है, जिनमें सीखने की यानी कि लर्निंग की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, संचार यानी कि कम्युनिकेशन की क्षमता पाई जाती है, जो कि और ऑर्गेनिज्म है उनमें नहीं पाई जाती, जो कि विशेष चीज़ें हैं जो मैमल्स में पाई जाती हैं। ठीक, इन सारी संरचनाओं का उत्पत्ति इनसे ही हुई, और ये पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीवों में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अडाप्टेशन फॉर सर्वाइवल। स्तनधारियों ने एंडोथर्मी, विविपेरी, पेरेंटल केयर और स्पेशलाइज्ड डेंटेशियल जैसी विशेषताएं विकसित की, जिससे वे विभिन्न जलवायु और आवासों में सफलतापूर्वक जीवित रह सके। यानी कि एंडोथर्मी बोल मतलब वार्म ब्लडेड है ना, वार्म ब्लडेड जो सर्वाइवल है उसका विकास भी मैमल्स ने किया। विविपेरिटी का भी विकास मैमल्स ने किया, यानी कि जो स्वयं के अंदर ही भ्रूण का पालन पोषण करते हैं उनका विकास भी मैमल से हुआ। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर, यानी कि अपने बच्चों की जो रक्षा करने का विकास भी, बिहेवियर का विकास भी मैमल से हुआ। स्प्लाइड डेंटिशन यानी कि दांतों के विभिन्न विभिन्न टाइप का विकास भी मैमल्स के द्वारा ही हुआ, जिससे वे विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में आसानी से जीवित रह सके। नेक्स्ट है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डोमेस्टिकेशन। ठीक है, स्तनधारियों से ही मानव का विकास हुआ, और कई स्तनधारियों को खाद्य, कृषि, परिवहन और कंपनियनशिप चैंपियनशिप के लिए पालतू बनाया गया, जैसे सभ्यता के विकास में मदद मिली। यानी कि जो ह्यूमंस हैं यानी कि जो हम लोग हैं इनका विकास भी मैमल से ही हुआ। अगर मैमल्स का विकास नहीं होता तो ह्यूमन का भी विकास नहीं होता, और ह्यूमन के विकास होने से खाद्य, कृषि, परिवहन और चैंपियनशिप के लिए बहुत सारे एनिमल्स को पालतू बनाया गया, जिससे सभ्यता का विकास में मदद मिली। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे कंक्लूजन में वही सब आएगा जो हमने पूरे स्टार्टिंग से लेके अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग। मैमल्स का विकास साइनोप्सिड रेप्टाइल से हुआ, और साइनोडोन थेराप्सिड उनके सबसे करीबी पूर्वज माने जाते हैं। मोनोकार्टियोडोन और अन्य जीवाश्म प्रमाण दर्शाते हैं कि स्तनधारी धीरे धीरे अंडे देने वाले से जीवित शिशु को जन्म देने वाले समूह में विकसित होते गए। ठीक है, मैमल्स का विकास किससे हुआ? साइनोप्सिड रेप्टाइल से हुआ, और जो साइनोडोन्स थेरेपेट्स थे उनके सबसे करीबी पूर्वज यानी कि सबसे नज़दीकी पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अंडे देने वाले थे पहले मैमल्स जो की हैं, वो धीरे धीरे शिशु को जन्म देने वाले की लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म में बदलते गए, यानी कि विकसित होते गए। इनमें हेयर्स, मेमोरी ग्लैंड्स, जॉ, ईयर स्ट्रक्चर जैसे अनुकूलन स्तनधारियों को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायता की। यानी कि इनमें धीरे धीरे हेयर स्ट्रक्चर, मैमल ग्लैंड, जॉ, ईयर स्ट्रक्चर जैसे अनुकूलन का विकास होता चला गया, जिससे वे विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में आसानी से जीवित रहने लगे। स्तनधारियों की उत्पत्ति का अध्ययन जैव विकास को समझने और मानव विकास की कड़ी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका अध्ययन से हमें पता चलता है मैमल्स के कि ह्यूमन का विकास किस प्रकार से हुआ होगा, और किस प्रकार से इनका इवोल्यूशन आगे बढ़ता चला गया, और किस प्रकार से इसमें बुद्धि का विकास हुआ। ठीक है, इस कड़ी को हमें समझने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है, और इसके विकास से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, रेफरेंस है हमारा जो है द फाइलम कॉर्डेटा बाय H.H. न्यूमैन एंड मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट्स बाय R.L. कोटपाल। तो ये था ओरिजिन ऑफ मैमल्स। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अगर आप लोग अच्छे से स्टडी करोगे तो आप लोग को धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करके जाइए।